कि इस समारोह के माध्यम से मुझे पुणे में आने का अवसर मिला। ये धरती जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, लोकमान्य तिलक, हुतात्मा राजगुरु चाफेकर बंधुओं की धरती है, जो वीर सावरकर का ये क्षेत्र है, मैं नमन करता हूँ इस वंदनीय भूमि को जहाँ आज मुझे आने का मौका मिला और आप सबके दर्शनों का अवसर मिला। साथियों, इस देश की आज़ादी के लिए, और आज़ादी क्या कि हम लोग आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ सिर उठा के जी सकें, लाखों लोगों ने, लाखों नौजवानों ने अपने बलिदान दिए। वो सैकड़ों वर्षों तक वो संघर्ष चला और उसकी कड़ी सरदार भगत सिंह भी थे, मदन लाल ढींगरा थे, शहीद उधम सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बंगाल से खुदीराम बोस थे, इन सब करतार सिंह सराबा थे जो 19 साल की छोटी उम्र में अमेरिका पढ़ने गए थे, वहां से गदर पार्टी गठित करके आए और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े। तो इन लोगों का कोई अपना स्वार्थ नहीं था। उन्हें मालूम था कि अगर वो अपने घर में रहेंगे, अपने कैरियर को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो बहुत आराम की और सुख की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस सब को ठोकर मारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दिया और संघर्ष का रास्ता चुना, सिर्फ इसलिए कि देश की आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ सिर ऊंचा करके जीवन जी सकें। सरदार भगत सिंह जी, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी के बड़े भाई, वो एक ऐसी विरासत से आए जहां मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भगत सिंह जी के दादाजी से ये परंपरा चली, सरदार अर्जुन सिंह, उन्होंने अपने 3 पुत्रों, भगत सिंह जी के पिता सरदार किशन सिंह और 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, उन्हें आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ाया। सरदार स्वर्ण सिंह अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए 1910 में लाहौर में शहीद हो गए। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह जी के बड़े चाचा, एक किसान नेता थे जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा का नारा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। फलस्वरूप लाला लाजपत राय अजीत सिंह को मांडले बर्मा में एग्जाइल में भेज दिया गया, जहां लोकमान्य तिलक भी थे। उसके बाद वो 40 वर्षों तक देश से बाहर निर्वासन में रहे और 1947 में भारत लौटे। और 15 अगस्त 1947 की सुबह जब आज़ादी आई तो भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह ने ये कहते हुए कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, अपने प्राण त्याग दिए। भगत सिंह जी के पिता मेरे दादाजी सरदार किशन सिंह पर दर्जनों राजद्रोह के मुकदमे चले। इस विरासत को लेके सरदार भगत सिंह पैदा हुए। उन्हें प्रेरणा मिली छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से, रानी लक्ष्मीबाई से और सबसे ज्यादा गुरु गोविंद सिंह जी से, जिन्होंने अपने 4 पुत्रों को देश और धर्म के लिए वार दिया। इस विरासत को लेके वो आगे बढ़े और जब अभी बहुत छोटी उम्र में थे, 12 वर्ष के थे, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग का बहुत नृशंस हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो गोल्डन टेम्पल के स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल बराबर में है, लोग बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन मार्शल लॉ लगा हुआ था। जनरल डायर ने वहां पर इकट्ठे निर्दोष लोगों पर गोली चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। इस चीज ने पूरे देश को हिला दिया। सरदार भगत सिंह 12 वर्ष के थे, बिना किसी को बताए लाहौर से, जहां मेरा परिवार तब रहता था, 30-40 किलोमीटर दूर अमृतसर चुपचाप आए, पूरा दिन वहां रहे और वहां से शहीदों के रक्त से रंजित मिट्टी एक शीशी में भर के ले गए और अपनी बहन को और भाइयों को इकट्ठा करके कहा कि प्रणाम करो इस मिट्टी को, जिसमें उन शहीदों का खून मिला है जो बिना किसी कारण से अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिए। और इस बात ने सरदार भगत सिंह के जीवन को बदल दिया। उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया और लाहौर में, लायलपुर में और पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में
सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाने का काम किया। बाद में वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इन सब के सानिध्य में इस मार्ग पे आगे बढ़े। इस मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हालांकि वैचारिक मतभेद थे। जब 1928 में सॉन्डर्स लाहौर आया, सॉन्डर्स कमीशन, तो उसके विरोध में, साइमन कमीशन जब लाहौर आया तो उसके विरोध में बहुत बड़ा वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। लाला लाजपत राय उसे लीड कर रहे थे, पंजाब के वयोवृद्ध नेता थे। लाठीचार्ज में उनकी शहादत हुई और उससे पूरा देश सहम गया। बंगाल की नेत्री CR दास की पत्नी वासंती देवी ने कहा कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई ऐसा युवक है जो इस अपमान का बदला लेगा। यद्यपि भगत सिंह मनुष्य के रक्त को, मनुष्य के जीवन को बहुत पवित्र मानते थे, लेकिन इस अस्मिता के बचाव के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी का, सॉन्डर्स का वध किया लाहौर में दिन दहाड़े SSP के दफ्तर के बाहर, जिसने लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके घायल किया था और शहादत हुई। वो वहां से फरार हुए और बाद में उन्होंने दिल्ली में, जहां लोकसभा का सदन है, 2 बिल लाए गए, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जिनसे दमन बढ़ाया जाना था, जो बिल डिसअप्रूव कर दिए सदन ने। लेकिन वायसराय के विशेषाधिकार से उन्हें पास करने की जो ही घोषणा हुई, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां 2 धमाके किए। वो बम सिर्फ आवाज करने वाले बम थे, किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, और इस देश के करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज को बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक ले जाने के लिए थे, जो मानने को तैयार नहीं थी। भगत सिंह और दत्त वहां से भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए वहां गिरफ्तार हुए। अगले 1.25 वर्ष जब मुकदमा चला तो उन्होंने कोई वकील नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने जो काम किए हैं हम मानते हैं, लेकिन क्यों किए हैं, हमारा मोटिव क्या है, यह बताना जरूरी है। उन्होंने अदालतों को एक मंच के तौर पे लिया और जब वो अदालत में जाते थे, जब को मुकदमे की तारीख होती थी, तो ऐसा लगता था जैसे कोई उत्सव का माहौल हो। अदालत में मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे नगमे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, अब न पहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये नगमे गूंजते थे। तो इसके बाद वो जब सबको पता था कि इसका क्या अंजाम होगा, जब मुकदमा चला पहले सेशंस कोर्ट में दिल्ली में, फिर हाई कोर्ट लाहौर में, और बाद में एक विशेष अदालत बनाई गई, ट्रिब्यूनल बनाया गया वायसराय द्वारा, जिसने उनके केस को सुना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई और बहुत से लोगों को आजीवन कारावास हुआ। मैं 2-3 पक्षों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सरदार भगत सिंह के बारे में ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि वो बम और पिस्तौल वाले हिंसक क्रांतिकारी थे, जबकि वस्तुतः ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत विनोद प्रिय, बहुत सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा ये प्रयोजन है, हमारे आयोजक महोदय का नाम ही डॉक्टर क्रांति महाजन है। उन्होंने क्रांति के बारे में कहा कि हम इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए जिस विचार को लाते हैं वही क्रांति है। उसमें संघर्षों का और हिंसा का कोई अंश नहीं है, उसमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें, और एक उनका पक्ष ये जीवन का है कि वो बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी। जब जेल में थे विशेष रूप से, तब फ्रांस, रूस और आयरलैंड की क्रांतियां, अर्थशास्त्र और साहित्य उन्होंने बहुत पढ़ा। हर हफ्ते जब उनके पत्र आता था तो 10-12 किताबें वो लाइब्रेरी से मंगवाया करते थे लाहौर में।
क्योंकि हर किताब को सीआईडी सेंसर करके भेजती थी। तो सीआईडी के अधिकारियों ने एक बार उन्हें कहा कि सरदार जी, आप इतनी पुस्तकें पढ़ते भी हैं या सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हर हफ्ते मंगाते हैं? तो सरदार भगत सिंह ने उन्हें कहा कि आप किसी भी पुस्तक का कोई चैप्टर खोल के देखिए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या है। तो बहुत ही अध्ययनशील व्यक्ति थे और आज की युवा पीढ़ी तक ये संदेश ले जाने की जरूरत है कि हम पुस्तकों को ना छोड़ें, हम पढ़ना ना छोड़ें। ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है समाज को बनाने के लिए। वो जेल में रहते हुए बहुत प्रसन्न थे और अपनी परीक्षा की घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मेरे पिताजी श्री कुलतार सिंह तब 11-12 वर्ष के थे। मुकदमे की जब तारीख लगती थी उसमें जाते थे। एक बार वो मुकदमे की तारीख में गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया हूँ। तो सरदार भगत सिंह ने उन्हें कहा कि मिठाई कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं लाया। तो इस पर वो कुछ मायूस हुए और उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर मिठाई लेके आना। और जब अगली तारीख पर पिताजी वहाँ गए तो उनके लिए रसगुल्ले लेके गए। उन्होंने बहुत चाव से खुद खाए और अपने सभी अभियुक्तों साथियों को खिलाए। तो ऐसा उनका विनोद प्रियता का और ऐसा जीवन था। वो जेल की कालकोठरी में रह के भी उस घड़ी की इंतजार कर रहे थे जब बलिदान देना हो। उन्हें कहा गया कि आप क्षमा की याचना करें, मर्सी पिटिशन दें। सरदार भगत सिंह ने इनकार किया कि ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता इस बात का। लेकिन फिर भी उन पर दबाव दिया गया तो उन्होंने वायसराय को लिखा कि हम पर यह आरोप है